अनुराधा अपनी सास माला और देवर अनुज के साथ संगमपुर गांव में रहती थी। अनुराधा एक गरीब परिवार से थी और उसी गांव में एक छोटा सा आलू पूरी का ढाबा चलाया करती, जिससे उसके घर का खर्चा पानी चलता था। उसके हाथ की आलू पूरी गांव के सभी लोग बहुत पसंद करते थे, जिसके चलते पूरे दिन में उसका अच्छा खासा काम निकल जाया करता था। एक दिन वो ढाबे पर काम कर रही होती है, तभी माला वहाँ आती है। बहू, आज तू बड़ी जल्दी ही ढाबे पर चली आई। मैं तो तुझे घर पर ढूंढ रही थी। जब तू मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी तो मुझे ख्याल आया कि तू कहीं और मिले ना मिले, लेकिन ढाबे पर जरूर मिलेगी। हाँ माँ जी, आज मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी और घर से निकल गई थी। बस अभी ही ढाबे पर पहुँची हूँ। बहू, हमारे घर से ढाबे की दूरी मुश्किल से 10 मिनट के रास्ते में है, तो फिर तू 4 बजे क्यों उठी? अब ढाबे पर क्यों पहुँची है? कहीं और गई थी क्या? हाँ माँ जी, अब भूल गई क्या कि आज रविवार है और हमारे गांव के बाजार में आज के दिन बहुत बड़ी सब्जी मंडी लगती है। वहीं से अपने ढाबे के लिए सब्जी लेने गई थी। वहाँ से आने में मुझे थोड़ा समय लग गया। अरे हाँ बहू, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। अच्छा हुआ कि तू समय से चली गई, वरना वहाँ तो बहुत भीड़ हो जाती। इसीलिए तो मैं चली गई थी माँ जी। अब आप एक काम करिए कि थोड़ी देर के लिए आप ढाबा संभाल लीजिए, तब तक मैं घर जाकर आप लोगों के लिए कुछ खाना पीना बना देती हूँ। नहीं बहू, उसकी जरूरत नहीं है। तू यहाँ आराम से अपना ढाबा संभाल। चाय पानी बनाकर मैं खुद ही पी लूंगी। अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। और रही बात खाने की, तो तू आज ये समझ ले कि हम भी तेरे ग्राहक हैं और सभी लोगों के साथ हमें भी अपने हाथों की बनी हुई आलू पूरी खिला दियो। ठीक है माँ जी, जब देवर जी उठ जाए तो उन्हें थोड़ा ढाबे पर भेज दीजिएगा। ठीक है बहू, भेज दूंगी, तू चिंता मत कर। वैसे भी उस नालायक को तूने ही तो बिगाड़ रखा है, कोई काम नहीं करता है। पक्का अभी भी वो सो ही रहा होगा। मैं जाकर उसे देखती हूँ। माला इतना कहकर अपने घर वापस आ जाती है। अपने बेटे अनुज के कमरे में जाती है और उसका चादर छीनते हुए बोलती है, अरे नालायक, उठ जा। इतनी सुबह हो गई है, लेकिन तेरी नींद है कि पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या है माँ, क्यों सुबह सुबह सर पर चिल्लाकर मेरी नींद खराब कर रही हो? सुबह के समय ही तो अच्छी सी नींद आती है, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, वरना रात भर तो ये मच्छर कानों में गाने गाते रहते हैं। घर की बहू होकर घर के बेटे की जिम्मेदारी निभा रही है। तेरी भाभी और एक तुम दोनों भाई हो जो किसी काम के नहीं हो। एक शहर जाकर बस गया है तो दूसरे की आलस ही नहीं खत्म हो रही। अरे हम कोई बहुत अमीर घर के नहीं है, एक गरीब परिवार से हैं। बिना मेहनत करे अपने हालातों को नहीं सुधार पाएंगे। अरे माँ, जाकर अपना काम करो। सुबह सुबह मुझे प्रवचन क्यों सुना रही हो? मेरा जब मन होगा तब मैं उठ जाऊंगा। इसका मतलब तू अभी भी उठेगा नहीं? लगता है मुझे तुझे उठाने के लिए कोई दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। माला इतना कहकर बाहर कुएं पर जाती है और वहाँ से बाल्टी भर पानी लेकर अनुज के कमरे में वापस आती है और उसके ऊपर डाल देती है। कभी कभी आपका ये बर्ताव देखकर मुझे ये महसूस होता है कि आप मेरी सगी नहीं बल्कि सौतेली माँ हैं। और तेरे जैसे आलसी बेटे को देखकर मुझे ये महसूस होता है कि तेरे जैसे आलसी बेटे होने से अच्छा था कि मेरी अनुराधा बहू की तरह एक बेटी होती। माँ, आप थोड़े दिन के लिए अपने मायके क्यों नहीं चली जाती हैं? थोड़ा सा इस घर में शांति हो जाएगी। सुबह सुबह मूड और नींद दोनों ही खराब कर दिया। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद ढाबे पर पहुँचता है। उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर अनुराधा बोलती है, लगता है देवर जी अब बहुत गुस्से में है। कहीं माँ जी ने फिर से आपको आधी नींद से तो नहीं जगा दिया? भाभी, इस घर में आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं समझ सकता है। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। पता नहीं माँ को मुझसे और मेरी नींद से क्या परेशानी है। रोज सुबह आ जाती हैं मेरी नींद खराब करने के लिए। देवर जी, इसमें माँ जी की भी कोई गलती नहीं है। जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता है उसका कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता है। इसीलिए वे चाहती है कि आप समय से उठ जाया करिए। भाभी, आप तो जानती ही है ना कि जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी जरूरी होता है, लेकिन रात भर मच्छर कानों में इतने गाने गाते हैं कि नींद ही नहीं आती। आप एक काम करिए देवर जी, कल से आप ढाबे के अंदर ही सो जाया करिए। यहाँ पर लाइट और पंखा दोनों की ही व्यवस्था है।
यहाँ सोने में आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और सुबह सुबह माँ जी की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। ये तो आपने बिल्कुल ही सही कहा भाभी। कल से मैं ढाबे के अंदर ही सोया करूंगा। कम से कम सुबह सुबह माँ के तानों से तो बचूंगा। ठीक है, अब बातें बंद करें और आलू पूरी बनाने में मेरी मदद करिए। गरीब होने के कारण अनुराधा घर और ढाबे दोनों में लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाती, जिसके कारण अनुज ढाबे पर ही सोना शुरू कर देता है। अनुराधा की आलू पूरी पूरे गांव में फेमस थी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक से अनुराधा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है और उसकी आलू पूरी का ढाबा माला संभाल रही होती है। तभी एक दिन उसके ढाबे पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ खा रहे लोग को भगाना शुरू कर देते हैं। साथ ही ढाबे पर तोड़ फोड़ भी करने लगते हैं। तभी माला बोलती है, कौन हो तुम लोग और इस तरीके से हमारे ढाबे पर नुकसान क्यों कर रहे हो? इस जमीन के मालिक ने इस जमीन को हमें बेचा है और आज के बाद इस जमीन पे हमारा कब्जा होगा। आप लोग अपना आलू पूरी का ढाबा हटाइए यहाँ से। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? ये जमीन मेरे बेटे के नाम पे है और मेरा बेटा मुझसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करता है। माँ सही कह रही हो। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अगर सच में मेरे भैया ने यह काम किया है तो आप इस चीज को साबित करके दिखाइए। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं होता तो लगाइए अपने बेटे को फोन और पूछ लीजिए कि क्या सच है क्या झूठ। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। अनुज अपने भाई को फोन मिलाता है और उससे सारी बातें पूछता है, जिस पर उसका भाई उसको सच बताता है कि वो आदमी जो भी कह रहा है वो सब कुछ सही है। उसने सच में अपने ढाबे की जमीन उन लोगों को बेच दी है और बदले में बहुत सारे पैसे ले लिए हैं। ये सुनकर दोनों माँ बेटे बहुत परेशान हो जाते हैं। आ गया ना आप लोगों के सामने सच। और हाँ, एक बात और, कल तक का समय दे रहा हूँ। ये ढाबा हटा लो यहाँ से, वरना मैं अपना बुलडोजर चलवा दूंगा। माला को अपने बेटे के किए पर विश्वास नहीं होता। अनुज और माला दोनों परेशान अपने घर बैठे होते हैं। तभी अनुराधा वहाँ आती है और दोनों उसे सारी बातें बताते हैं। अगले दिन जैसे ही वो आदमी वहाँ आता है और ढाबे पर तोड़फोड़ करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अनुराधा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, आप इस जमीन को खाली नहीं करवा सकते हैं और ना ही हमारे यहाँ आलू पूरी ढाबे को हटा सकते हैं। ये ढाबा यही था और यही रहेगा। अब तुम कौन हो? अब देखो जो भी हो, चुपचाप रास्ते से हट जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं अपनी जमीन को लेने के लिए। तुम्हें पता नहीं है, पहले मैं ना गुंडा रह चुका हूँ और अभी अभी नया बिजनेस चालू किया है। दोबारा गुंडागर्दी करने पे मजबूर मत करो। चुपचाप से ना मुझे मेरा काम करने दो। अगर आप अभी यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो मुझे भी और भी तरीके आते हैं आपको यहाँ से भेजने के। और रही बात जमीन की, तो ये जमीन मेरी है, मेरे नाम पर है, ना कि उसके नाम पर जिसने आपको ये जमीन बेची है। उसने आपको जो भी पेपर दिखाए वो बहुत ही पुराने और नकली है। असली पेपर मेरे पास है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि जमीन की मालकिन मैं हूँ, वो नहीं। अनुराधा इतना कहकर उस आदमी को जमीन के असली पेपर दिखाती है, जिसे देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि सच में ये जमीन उसकी है। जिसके बाद वो शहर जाता है और उस आदमी पर धोखेधड़ी का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ गरीब अनुराधा का आलू पूरी का ढाबा फिर से शुरू हो जाता है। आरती दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक कमी के कारण उसे हमेशा लड़के रिजेक्ट किया करते थे। एक दिन आरती अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, मेरे कान कितने छोटे हैं और हमेशा लड़के वाले मेरे कान की वजह से मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। आप मुझे अब बड़े झुमके दिलाओ ना, वरना मेरे कान बड़े करवा दो। कुछ भी करो लेकिन कर दो। कैसी पागलों वाली बात कर रही है तू? पागल तो नहीं हो गई है? तुझे पता है मेरी शादी से पहले मुझे 10 लड़के देखने आए थे और सबने ही मना कर दिया था। फिर तेरे पापा आए और मुझे पसंद कर लिया, फिर हमारी शादी हो गई। माँ आप कितनी बार झूठ बोलोगी? पहले कुछ और कहानी बनाती हो, फिर उसके बाद कुछ और कहानी। कभी तो आप एक ही कहानी बताया करो। बेटा निराश नहीं होते, तेरी भी शादी जरूर होगी, भले ही उसमें वक्त लगेगा। हाँ, तब तक मैं छोटी कान वाली लड़की ऐसे ही वर्ड सुनती रहूं। वाह माँ क्या बात है, आपको अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आता है। ठीक है, चल तुझे कुछ बड़े झुमके दिलवा दूं ताकि तुझे कोई कुछ कहे ना। सुनीता आरती को बड़े झुमके दिलवा कर लाती है।
ऐसे ही कुछ दिनों बाद आरती को विशाल नाम का लड़का देखने आता है और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ महीनों तक बड़े अच्छे से दिन कट जाते हैं, लेकिन एक दिन आरती विशाल से कहती है, ए जी सुनिए ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपको पता है ना, मैंने बहुत दिनों से कुछ खरीदारी नहीं की है। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो फिर कुछ शॉपिंग करवा कर लेकर आते हैं तुम्हें। अरे बीवी को भी खुश रखना चाहिए, वरना दाना पानी दोनों बंद करवा देगी ये। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? अजी ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे झुमके दिलवा दीजिए। बहुत दिन हो गए, एक ही झुमका बार बार पहनती हूँ ना, अब आप नए झुमके दिलवा दो। बस इतनी सी बात? चलो अभी दिलवाता हूँ तुम्हें बड़े बड़े झुमके। विशाल आरती को झुमके दिलवाकर घर ले आता है। अगले दिन जब आरती अपने झुमके देख रही होती है, तभी उसके घर उनकी पड़ोसन आती है। अरे विवाह, तुमने तो बहुत खूबसूरत झुमके पहने हैं। मुझे तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं तुम्हारे झुमके। देखकर लग रहा है बहुत हैवी होगा। तुम्हारे कान में दर्द या कट जाना ऐसा कुछ नहीं होता है क्या? नहीं, अगर दर्द होते तो क्या मैं पहनती इतने बड़े झुमके? तुम भी हद करती हो आरती। तुमने खुद पहना हुआ है, फिर भी मुझसे पूछती हो। कैसी हद? अब मुझे लगा तो मैंने अपने दिल की बात बोल दी। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, ये बड़े झुमके कहाँ से लिए? मुझे भी बता दो। वो क्या है ना, मुझे भी लेने हैं। बड़े ही प्यारे हैं ये झुमके। तुम्हें पता है, तुम्हारी जेठानी को भी बहुत पसंद है बड़े झुमके। उसको भी बहुत शौक है बड़े झुमके पहनने का, लेकिन बहुत डरती है कि अगर कान कट गए तो। उनको बड़े झुमके पहनने का शौक है, देख कर तो कभी लगा ही नहीं। वैसे उनका सोचना भी सही है, बड़े झुमके कान खराब कर देते हैं। हाँ तो किसने कहा है कि हर रोज पहनो? कभी कभार पहना करो, ताकि शौक भी पूरा हो जाए और कान भी ना कटे। विभा के बड़े झुमके देखकर आरती का भी मन मचलने लगता है और वो अपनी जेठानी निशा से कहती है, भाभी, मुझे विवाह के जैसे बड़े झुमके पहनने हैं। क्या आप मुझे दिलवा सकती हो बाजार से? क्या बात कर रही हो आरती, पागल हो गई हो क्या? वैसे झुमके पहनने से कान कट जाते हैं, बेकार होता है। पैसे भी बर्बाद और हमारे कान भी कट जाते हैं। ठीक है भाभी, आप मुझे मत दिलाओ। मैं विशाल जी से बोलकर मंगवा लूंगी बड़े झुमके। अगर नहीं दिलवाए तो मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हुआ? कहाँ जाने की बात हो रही है मेरी जान? विशाल जी, मुझे बड़े झुमके पहनने हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आज ही दिलवाइए। अरे ये क्या बात हो गई? ऐसे कैसे शौक अचानक से बदल गए? पहले तो तुम छोटे झुमके पहना करती थी, अब अचानक से बड़े झुमके में शिफ्ट हो गई। अरे मन है मेरा, अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला तो मैं खाना पीना कुछ भी नहीं खाऊंगी। मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। बस आप इतना कह दो कि आप दिलवा रहे हो या नहीं। देवर जी, ले जाइए बड़े झुमके दिलवाने घर की छोटी बहू को, वरना कलेश कर देगी लगता है। आज झुमके लेकर ही तो मानेगी ये। विशाल आरती को फिर से झुमके दिलवा कर लेकर आता है और फिर कुछ दिन बाद आरती की जेठानी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अच्छा आरती, मुझे ये बताओ, तुम बड़े वाले झुमके इसीलिए पहन रही हो ना, ताकि सबको पता लगे कि तुम्हारे कान हैं, जो कि दिखते नहीं है, इसीलिए तुम बड़े झुमके पहनती हो ना? भाभी, आज तक तो मुझे कभी साबित करने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन आप जैसे कुछ लोग मिल गए ना, तो उनको ही दिखाकर बोलूंगी। लो भाई, मेरे कान हैं, लेकिन छोटे हैं, तभी झुमके पहनने हैं। अरे छोटी, पागल जैसी बात क्यों कर रही है? मैं तो मजाक कर रही थी। चल, अब गुस्से को थूक दे और आज मैं तुझे बड़े झुमके दिलवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई झुमका। अभी आप झुमका दिलाओगी, बाद में ताने मार मार कर वसूल भी कर लोगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए। मैं खुद मंगवा लूंगी अपने प्यारे पति देव से। अरे देवर जी दिलवाएं या मैं दिलवाऊं, बात तो एक ही है ना। अब जिद छोड़ो और चल दो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें झुमके दिलवाती हूँ, बड़े झुमके पहनने वाली छोटी बहू। नहीं भाभी, मैंने कह दिया ना, मुझे झुमके नहीं चाहिए। मैं विशाल जी के साथ जाकर ले आऊंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अरे पागल, मैं तुम्हें सोने के झुमके दिलवाना चाहती हूँ, ताकि बाद में कभी तुम्हारे कानों में कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। सोने के झुमके? अरे नहीं भाभी, सोने के झुमके ना बड़े बोरिंग होते हैं। ना उसमें कोई कलर होता है ना कुछ, बस पीला सा और सुंदर सा दिखता है। मुझे तो बस आर्टिफिशियल झुमके ही पसंद है, जो दिखने में सुंदर और फैशनेबल हो। आप रहने दो, अब तो मैं अपने पति से ही मंगवाऊंगी। आरती अपने पति के आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद जैसे विशाल घर आता है, तभी आरती विशाल से झुमके दिलवाने की बात करती है, लेकिन इस बार विशाल मना कर देता है।
तभी रोते हुए आरती खुद से बोलती है। सब समझती हो, मैंने एक बार क्या कह दिया झुमकों के बारे में, मुझे मना कर दिया। आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया। अब देखना, खुद के झुमके मैं खुद से लाऊंगी। क्या हो गया छोटी, रो क्यों रही हो? अब इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई जो तुम ऐसे रो रही हो। एक झुमके के लिए ही तो मना किया है देवर जी ने। लेकिन भाभी, उनको पता है कि मुझे झुमके कितने अच्छे लगते हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा किया। आज के बाद मैं अपने लिए झुमका खुद से लेकर आऊंगी। मुझे लगा तुम कहोगे कि आज के बाद कभी झुमके नहीं पहनोगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हें कोई समझा नहीं सकता। जब तुम्हारे कान में प्रॉब्लम होगी ना, तब जाकर तुम्हें अकल आएगी। हाँ ठीक है, जब आएगी तब देखा जाएगा। अब मुझे सोचने दीजिए कि मैं कैसे नए झुमके ला सकूं अपने लिए। आरती की बात सुनकर निशा को समझ आता है कि अब तो आरती सुधरने नहीं वाली। आरती को सुधारने के लिए कुछ तो तिगड़मबाजी करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह आरती एक झुमका अपने कान में लगाकर गाना गा रही थी। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय हाय हाय। तभी वहाँ निशा आती है और आरती को गाना गाता हुआ देखकर बोलती है। क्या बात है आरती, बड़े गाने गाए जा रहे हैं। और ये क्या, एक मिनट, ये झुमका तो मैंने कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। कहाँ से मिला तुम्हें ये झुमका? कहाँ मिला मतलब? मैंने खरीदा है। आपको क्या लगता है कि मैंने चोरी की है इसकी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कहाँ देखा है ये झुमका। कहीं तो देखा है ये झुमका। कहीं क्या, बाजार में देखा होगा आपने। आरती के कान के झुमके देखकर निशा को याद आता है ये झुमका उनकी पड़ोसन विभा का है। निशा हैरान थी, आरती के पास विभा का झुमका आया कहाँ से। कुछ देर बाद निशा विभा से पूछती है तो पता चलता है कि उसका झुमका चोरी हो गया था। निशा बाजार से एक सुंदर सा झुमका लेकर आती है। आरती, ये लो झुमके, बहुत खूबसूरत हैं। अभी पहनो, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। आज आपको मुझ पर दया कैसे आ गई? आप तो सोने का झुमका दिलवाने वाली थी, तो आज ये झुमका क्यों? बस कुछ चीजें ठीक करने के लिए। अरे तुम पहनो ये झुमके, मैं अभी आती हूँ। आरती जैसे निशा के लाए झुमके पहनती है तभी उसके कान में जलन होने लगती है और देखते ही देखते आरती दर्द से तड़पने लगती है और रोते हुए बोलती है। अरे जेठानी जी, क्या था इस झुमके में? मेरा कान जल रहा है। ये झुमका पहनने के बाद उमा मर गई, बचा लो। कोई नहीं बचाएगा अब। जब तक तुम सच नहीं बोलती कि ये दूसरा झुमका कहाँ से आया, तब तक कोई दवा नहीं मिलेगी। और हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चोरी की है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद दूसरों का क्या, मैं खुद का भी झुमका नहीं पहनूंगी। भाभी, मुझे दवा दे दीजिए। निशा आरती की बात सुनकर उसके कानों में दवा लगा देती है। इसके बाद आरती भी झुमके पहनना बंद कर देती है और अब छोटे कानों में छोटे सोने की बालियां डालकर रखती है। रौनकपुर गांव में जगदीश अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। जगदीश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत की आधी कमाई उसके साले पर खर्च होती थी। एक रोज सुबह सुबह जगदीश अपने गांव की टीनू चाय वाले की टपरी पर चाय पीने आता है। टीनू, एक कप चाय पिला दे और थोड़ा जल्दी बना दियो, खेत भी जाना है। सुबह से घर में आकर बैठ गया 1.5 फुटिया। दिल तो करता है इसे घूमने ले जाऊं और बस या ट्रेन के आगे धक्का दे दूं। जगदीश ये सोच ही रहा होता है कि तभी चाय वाला टीनू जगदीश को चाय का बिल 200 रुपए बताता है। अरे टीनू भाई, यहाँ जितने भी लोग चाय पी रहे हैं, इन सब का हिसाब आप मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं जगदीश, ये पूरे गांव का चाय का हिसाब नहीं है। ये जो तेरा साला 1.5 फुटिया चाय पीकर गया है, उसी का हिसाब बता रहा है मेरा टीनू। हे प्रभु, मुझे बता दो, मैं शादी करके अपनी पत्नी लाया हूँ या उसका भाई दहेज में लेके आया हूँ, जो यहाँ आकर मेरा आधा घर वाला बना हुआ है। इस 1.5 फुटिया ने ना मेरी नाक में दम कर रखा है हर जगह। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ जगदीश, लेकिन अभी तेरे दुख से ज्यादा पैसों की जरूरत है। ला दे ताकि मैं दूध लेकर आऊं। जगदीश जहाँ जाता उससे पहले ही उसका साला 1.5 फुटिया पहुँच चुका होता। अब जगदीश घर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी माला उसके साले को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिला रही थी। वाह वाह, क्या बात है साले जी, बहुत भूख लग रही होगी ना चाय पीकर। माला, साले जी को 2 रोटी दो।
आपको कितनी बार बताया है कि खाते वक्त दुश्मन को भी बुरा नहीं बोलते। एक आप है कि अरे माला, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, खिलाओ इन्हें। मैंने कहाँ कुछ कहा। खाओ खाओ खाओ। क्या करके आया है आज फिर तू? आज फिर से प्यार से बात कर रहे हैं ये? जरूर तूने कोई कांड किया है। नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं किया मैंने। वो तो जीजा जी को बस सुनाने का मौका चाहिए। नहीं नहीं, मैं उन्हें देख लूंगी, तू खाना खा। और रोटी दूं? सब्जी भी लेगा ना? कैसी बनी है सब्जी? इससे पहले आप दोनों भाई बहन गाना गाना स्टार्ट कर दो कि भैया मेरे, बहना मेरी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब आप लोगों का हो जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं भी यहीं पे हूँ। जगदीश उस वक्त तो वहाँ से गुस्से में बिना कुछ खाए खेत चला जाता है। लेकिन देर शाम जब वो खेत से लौट रहा होता है तो जगदीश देखता है उसकी साइकिल विमला के घर के बाहर लगी थी। ये साइकिल तो मेरी लग रही है। अरे नहीं नहीं, विमला काकी ने खरीदी होगी मेरी जैसी। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे साले जी, कैसे आना हुआ? चाय का पैसा मैंने दे दिया था, तो आप किस काम से आए थे यहाँ पे? अरे जीजा जी आप, मैं तो बस यही पूछने आया था कि विमला काकी, जीजा जी ने आपको पैसे दिए कि नहीं, वरना क्या आप देते पैसे? हाँ, और ये इतने सारे पैसे चोरी करके लाए हो क्या? इधर दो। वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे ऊपर तो 1.5 फुटिया का दोष लग गया है। इसकी मुझे बहुत जरूरत है, इसे मैं ही रखता हूँ। अरे जीजा जी, ये मेरे पैसे। अरे सुनिए तो। अब जगदीश घर आता है तो इधर माला रो रही होती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। दिन दहाड़े मेरे दरवाजे से चोरी हो गई। चोरी हो गई? अरे क्या चोरी हो गया? तुम्हारा भाई तो नहीं चोरी हो गया? लेकिन अभी बाहर दिखा तो था मुझे घूमता हुआ। वैसे भी वो खुद चोर जैसा दिखता है। अगर उसको चोर चुरा के भी ले जाएंगे तो वो खुद कर्जे में डूब जाएंगे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा इकलौता भाई को भला चोर क्यों ले जाएगा? चोर तो आपकी साइकिल ले गया, जो मेरे पिताजी ने आपको दहेज में दी थी। क्या? मेरी साइकिल ले गए? अब समझ में आया मुझे। वो चोर कोई और नहीं, तुम्हारा भाई है, जो अभी विमला काकी के बाहर मुझे दिखा था, और मेरी साइकिल भी वही थी। अजी आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हैं। अरे दीदी, मैं नहीं जीजा जी की साइकिल बेची है ताकि वो नई साइकिल ले ले। अरे मेरा जुगनू, कितना सोचता है तू अपने जीजा जी के बारे में। और एक ये है जो हर वक्त मेरे भाई को भला बुरा कहते रहते हैं। पहले तो मेरे गांव में मेरी बदनामी करवा रहा था ये, और अब तो चोरी करने लग गया। और मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो, आज के बाद तुम्हारा भाई मेरे घर पे दिखना नहीं चाहिए, समझी तुम? आप मेरे भाई के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं क्या? वो खुद कह रहा है कि उसने साइकिल इसलिए बेची क्योंकि वो आपके लिए नई साइकिल लाना चाहता था। जगदीश अपने साले की हरकतों से परेशान था, लेकिन माला अपने भाई को हर चीज में सपोर्ट किया करती। बेचारा जगदीश भी अपनी पत्नी के आगे हार मान लेता है। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। जगदीश तो हर वक्त अपने 1.5 फुटिये साले को उसके घर भेजने में लगा रहता, लेकिन उसका साला भी 1 या 2 दिन के लिए अपने घर जाता और फिर अपनी बहन के घर लौट आता। अरे माला देखो, ये विमला काकी ने सुबह सुबह क्यों रो रही है? कहीं इनके घर में चोरी तो नहीं हो गई? रुको देखती हूँ क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह इतना हंगामा मचा रखा है। अरे मेरी पिंकी घर में नहीं है, उन्हें चोर उठा ले गए। हे प्रभु, मेरी फूल सी बेटी किसी के साथ भाग भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती है। हाँ विमला काकी, मैं जानती हूँ, वो बचपन से ही लंगड़ी है, तो कैसे भागेगी? आज तो वो 1.5 फुटिया भी घर पे नहीं है, और विमला काकी की बेटी पिंकी भी गायब है। कहीं वो 1.5 फुटिया पिंकी को लेकर भाग तो नहीं गया? नहीं, अगर ऐसा हुआ ये सब मैं नहीं झेल पाऊंगा। ये सब बातें हो ही रही होती है। विमला अपनी बेटी के घर से गायब होने पर रोना धोना शुरू कर देती है। तभी माला अपने भाई के साथ पिंकी को देखकर हैरान रह जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा भाई 1.5 फुटिया, मेरा मतलब जुगनू, पिंकी के साथ। कहाँ है पिंकी? मेरी बेटी पिंकी कहाँ है? पाए लागू सासू माँ, आज से मैं आपका दामाद। मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को भगा ले गया, और तुझे यही चोर मिला था बिहाने को। जरा इसकी शक्ल देख, कहीं भी गांव में चोरी हो जाए तो सबसे पहले शक इसी पर जाता है।
और तुझे यही पसंद आया? ये हुई ना विमला काकी बात। लात जूते चप्पल सबसे मारो उस कुत्ते को, इतना मारो कि कभी इस गांव में आए ही ना। मेरी आंखें तरस रही है विमला काकी, मारो, मुझे अपनी आंखों से देखना है, मारो इसे। विमला काकी, मैं बस आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे 1.5 फुटिये को हाथ कैसे लगाया? अभी तो हाथ ही लगाया है इसे, अब तो मेरा लात भी चलेगा। लेकर चली जा इसे मेरी नजरों के सामने से। पूरे गांव में जगदीश की बदनामी हो रही थी कि उसके साले ने गांव का माहौल खराब करके रखा हुआ है। पहले तो उधारी चोरी ये सब करता था, लेकिन अब तो गांव की लड़कियों पर भी उसकी नजरें आ चुकी थी और उसने विमला की बेटी पिंकी से शादी तक कर ली है। अब देर शाम। अगर अब ये यहाँ रहा ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, समझी तुम? कहाँ जाएगा बेचारा, देखिए कितना उदास है। नहीं जुगनू, उदास नहीं होते हैं। अब शादी हो गई है तो आज ना तो कल बहू तो घर आएगी ही। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि आज मेरी शादी की पहली रात है और मैं ऐसे रो रहा हूँ। साले जी, जैसा आपने काम किया ना उस हिसाब से ना आपको जेल में होना चाहिए था। लेकिन भला हो विमला काकी का, जिन्होंने मेरे कारण आपको छोड़ दिया। अब तो आप मेरे भाई को जलील करने का मौका ही छोड़ दो, बेचारा पहले ही इतना परेशान है। हाँ, तुम सही कह रही हो। जलील भी उन्हें किया जाता है जिनके अंदर शर्म बची हो। इसे देख के लगता है इसके अंदर शर्म वरम कुछ है भी। शक्ल सूरत से चोर उचक्कर लगता ही है, कुछ भी नहीं बचा इसके पास। मुझे तो पिंकी के लिए अफसोस हो रहा है, बेचारी को ये नहीं पता कि वो किस मनुष्य के साथ जिंदगी बिताने का सोच रही है। दीदी, आप जीजा जी को चुप कराती है कि मैं यहाँ से जाऊँ। ऐसा है क्या? ऐसा है ना तो मैं तो बिल्कुल चुप नहीं होने वाला। अब अगली रोज विमला गांव में पंचायत बैठाती है, वो भी 1.5 फुटिया के खिलाफ। मैं अपनी बेटी को इस 1.5 फुटिया के साथ तब जाने दूंगी जब ये कमाने लगेगा और इस गांव में जगदीश के घर कम आना जाना करेगा तो। पहली बात तो ये सासू माँ, मेरा नाम जुगनू है, जुगनू। और हाँ, 1.5 फुटिया मत बोला करो मुझे, मैं आपका दामाद हूँ और दामाद भगवान का रूप होता है। और बात रही पैसे कमाने की तो ठीक है, मैं पैसे कमाऊंगा, काम करूंगा मैं। और हाँ, अपने जीजाजी के घर भी कम आऊंगा, ये बात भी मैं मान लूंगा। अरे बिमला काकी, इतनी खुशी तो मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। आप तो भगवानो भगवान, आपने मुझे एक ही पल में ऐसे घटिया से साले से मुक्ति दिलवा दी। 1.5 फुटिया यानी जुगनू अपनी सास विमला की बात मानकर काम ढूंढता है और अपनी बहन के घर भी कम आना जाना करता है, जिसके बाद ही कुछ समय में पिंकी को विमला 1.5 फुटिया के साथ उसके घर जाने देती है।